नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत वैश्विक विमानन क्षेत्र का उभरता हुआ लीडर। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक में पीएम ने कहा, मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इन इंडिया भी करें। राष्ट्रपति भवन में पराग्वे के राष्ट्रपति का स्वागत। पीएम मोदी ने भी की मुलाकात। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं दोनों देश। प्रधानमंत्री ने पराग्वे को बताया दक्षिण अमेरिका में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को कर रहे हैं उजागर। बिहार की राजनीति में जयचंद का मुद्दा गरमाया। भाजपा जेडीयू ने आरजेडी पर कसा तंज। कहा, जयप्रकाश नारायण जी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाले बिहार के जयचंद के बारे में सबको है पता। और पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी। 16,000 से अधिक लोगों को बचाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। और आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। पीएम ने विमानन क्षेत्र में बीते 1 दशक में हुई प्रगति का जिक्र किया और भारत के नए आत्मविश्वास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत हमेशा ओपन स्काईज और ग्लोबल कनेक्टिविटी का समर्थक रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हम एविएशन सेक्टर को देख रहे हैं, उस क्षेत्र में किस तरह से भारत ने जो लंबी छलांग लगाई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जब संबोधन किया तो तमाम मूल मंत्र भी दिए कि कैसे वैश्विक स्थिति को देखते हुए भारतीय जो विमानन क्षेत्र है वो किस तरह से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। आइए इसी से जुड़ी हुई आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समिट और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक में विमानन क्षेत्र के विश्व भर के दिग्गज जुटे। पीएम ने विश्व विमानन क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए भारत में इस सेक्टर में हुई प्रगति का जिक्र किया। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहाँ उड़ान भरते हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मेट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। पीएम ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र सबसे लंबी और ऊंची उड़ान के टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है। पीएम ने विमानन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास की चर्चा की। पीएम ने 2014 के बाद संचालित हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 162 होने और भारतीय कैरियर्स के 2000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर्स देने का भी जिक्र किया। भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में
ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। पीएम ने विमानन सुरक्षा को भारत की शीर्ष प्राथमिकता बताया। पीएम ने कहा कि भारत ओपन स्काईज और ग्लोबल कनेक्टिविटी का समर्थक रहा है। पीएम ने भारत में ड्रोन तकनीक के अधिक प्रयोग की भी चर्चा की। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हमने इसे फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का एक टूल बनाया है। ड्रोन के जरिए हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं। इससे खेती में, डिलीवरी में, सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। पीएम ने कहा कि दुनिया की बड़ी विमानन कंपनियों के लिए भारत में निवेश के लिए बेहतरीन अवसर है। पीएम ने विमानन क्षेत्र के विस्तार से रोजगार के अवसरों का जिक्र तो किया ही, साथ ही भारत में इसमें नारी शक्ति की बड़ी भागीदारी का भी उल्लेख किया। ध्यान रहे कि भारत में 4 दशक बाद हो रहा ये आयोजन मंगलवार तक चलेगा। कनेक्टिविटी, विकास और आत्मनिर्भरता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा के साथ ये पंख फैला रहा है। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस भारत की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस की प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में भारत और पराग्वे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं के बीच दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भी साथ खड़े हैं, जिनमें साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। भारत के दौरे पर आए पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पीएम और पैराग्वे के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से आपसी सहयोग के जरिए साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। मर्कोसूर के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। हम मिलकर इसके विस्तार पर काम कर सकते हैं। भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग है। हमारी आशाओं, आकांक्षाओं और चुनौतियों में समानता है। इसलिए हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपट सकते हैं। पैराग्वे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दशकों से दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति पेना की
ये पहली भारत यात्रा है और पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की अब तक की दूसरी भारत यात्रा। भारत और पैराग्वे के बीच 1961 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो राजधानी के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी गए और बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं इससे पहले पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात पर विदेश मंत्री ने खुशी जाहिर की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत की राजकीय यात्रा की शुरुआत में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना से मुलाकात करके प्रसन्नता हुई। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं और मार्गदर्शन की सराहना करता हूं। भारत और पैराग्वे ने जॉइंट कमीशन मैकेनिज्म यानी JCM की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सोमवार को दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पैराग्वे के विदेश मंत्री रूबेन रामिरेज एल ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पैराग्वे के राष्ट्रपति से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मुलाकात दिल्ली के ITC मौर्य होटल में हुई और इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पैराग्वे के राष्ट्रपति को वंदे भारत ट्रेन का मॉडल भी भेंट किया। पैराग्वे के राष्ट्रपति ने वंदे भारत में गहरी रुचि दिखाई और भारत की मदद से अपने यहाँ 50 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को विकसित करने की इच्छा भी जताई। पैराग्वे के राष्ट्रपति और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच दोनों देशों की रेल संबंधी अन्य मुद्दों पर चर्चा भी हुई। DMK सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन के दौरे पर है और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में आतंकवाद के पीड़ितों के संग मुलाकात भी की। ये दुनिया के सबसे बड़े ऐसे संघों में से एक है जो आतंकवाद के 4000 से अधिक पीड़ितों के साथ काम करता है और उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए लंदन के दौरे पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में ब्रिटेन के थिंक टैंक के साथ बातचीत की। और वहीं NCP-SCP नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त मिस्र में है। मिस्र में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी के कागरो में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल समूह को आतंकवाद को लेकर मिस्र के रुख की जानकारी दी। और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय शिष्टमंडल के साथ लिस्बन के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष और तुवालू के गृह, जलवायु, संस्कृति सहित अन्य विभागों के मंत्री मैना वकाफुका के बीच भी भेंट हुई और इस दौरान तुवालू ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत की कार्रवाई को उचित बताया। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सख्त संदेश है कि आतंकी समर्थक देशों से व्यापार व संबंध समाप्त होंगे। आतंकवाद के खिलाफ विश्व समुदाय को एक साथ एक मंच पर खड़े होने की जरूरत है। संसदीय संस्था प्राइड के माध्यम से तुवालू के युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और डिजिटल सहयोग की पेशकश की गई। FIPIC की शुरुआत के बाद से तुवालू भारत के लिए एक विशेष साझेदार देश बना और ये वार्ता भारत और तुवालू के बीच के संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत की सीमा सुरक्षा बल की 18वीं टुकड़ी कमांडेंट कैलाश सिंह मेहता के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भाग लेने के लिए 4 जून को कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बेनी शहर के लिए रवाना होने जा रही है। इस टुकड़ी में कुल 160 जवान शामिल हैं, जिनमें 7 अधिकारी, 9 सब ऑर्डिनेट ऑफिसर और 144 अन्य रैंक के जवान हैं।
उल्लेखनीय तौर से इसमें 1 महिला चिकित्सा अधिकारी और 24 महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं, जो महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण की दिशा में बीएसएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज नई दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय पर एक समारोह आयोजित कर इस टुकड़ी को विदाई दी गई। इस अवसर पर बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ये टुकड़ी बेनी में तैनात 17वीं बीएसएफ टुकड़ी का स्थान लेगी, जो 4 जून को भारत वापस लौट रही है। कॉन्गो के लिए जो 18th कंटिजेंट बना है, ये हमारी सबकी तरफ से, पूरे डायरेक्टरेट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, इसकी हमें पूरी जानकारी है और आप सबके चेहरे मैंने अभी देखे हैं, खिले हुए चेहरे हैं। आप लोग खुश हैं, आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोग उत्साहित हैं जाने के लिए, मुझे पता है। मैं चाहूँगा कि इस उत्साह को बनाए रखना। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि हमारे नौजवान साथी सभी बहुत अच्छे से ड्यूटी करें और बीएसएफ का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नॉर्वे और डेनमार्क के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने ओस्लो में जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री टेराडा योशिमिची के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस बैठक के दौरान भारत जापान समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख कंपनियों द्वारा भारतीय शिपयार्ड में ग्रीनफील्ड निवेश, बंदरगाह डिजिटलीकरण, हरित बंदरगाह और स्वच्छ ऊर्जा केंद्र में सहयोग, स्मार्ट द्वीप के रूप में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप का संयुक्त विकास, अनुसंधान और विकास, जहाज निर्माण में नवाचार, अगली पीढ़ी के जहाज डिजाइन, समुद्री प्रशिक्षण, भारतीय नाविकों का कौशल विकास और जापान में संरचित रोजगार के अवसर और लोथल में भारत की आगामी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में जापान की संभावित भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ग्रुप के सीईओ लुका डी मेओ के साथ बैठक की और मंत्री ने मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता और ईवी क्षेत्र में उभरते अवसरों पर विचारों का आदान प्रदान किया। असम के गुवाहाटी में मेघालय और असम के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दा, संयुक्त बिजली और सिंचाई परियोजना शुरू करने पर चर्चा हुई। असम प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, कैबिनेट मंत्री और अधिकारी और मेघालय के प्रतिनिधि मंडल में पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदो, मुख्य सचिव डीपी वेहलांग और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने बताया कि दोनों राज्य उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र को विभिन्न वन क्षेत्रों की उपग्रह इमेजिंग के संदर्भ में एक विस्तृत अध्ययन करने और 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपने पर सहमत हुए हैं। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहां पर सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। आरजेडी के नेता लालू यादव की घरेलू लड़ाई राजनीतिक दांवपेच से जुड़ती नजर आ रही है। तेज प्रताप की एक्स पर पोस्ट के बाद भाजपा भी हमलावर हो गई है और पूछ रही है कि कौन है ये जयचंद और निशाने पर है लालू यादव। आइए दिखाते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या है ये जयचंद का मुद्दा। देखिए, बिहार की सियासत में जयचंद का नाम एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में एक पोस्टर शेयर किया जिसमें जयचंद का जिक्र कर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर तंज कसा। वहीं इस पोस्टर में बीजेपी ने आरजेडी के अंदर जयचंद कौन है इसका खुलासा करने की भी बात कही है। बीजेपी ने अपने पोस्टर में लिखा है, आजकल जयचंद चर्चा चल रही है। जयचंद कौन? बीजेपी के पोस्टर में जयचंद का उल्लेख तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पोस्ट से जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को जयचंद कहकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस पोस्टर के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाला बिहार का जयचंद कौन है? एक ही जयचंद है, सबको पता है। वहीं जेडीयू ने एक्स हैंडल पर लिखा, समाजवादी आंदोलन के नेताओं से छल करके
कांग्रेस की गोद में बैठकर बिहार को बर्बादी के गड्ढे में धकेलने वाले बिहार के जयचंद को कौन नहीं जानता। इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, अपने शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, वंचितों का नरसंहार कराने वाला सत्ताधीश जयचंद कौन था? कौन था समाज का जयचंद? सब जानते हैं। जंगल राज के पनाहगाहों को सब पहचानते हैं। बिहार के जयचंद को, जो उस वक्त के बिहार के सत्ताधिकांश थे। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वो जल्द ही बिहार वापस जाना चाहते हैं और बिहार उनकी प्राथमिकता है। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के दलों में आमने सामने का मुकाबला है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं, जबकि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और भाकपा माले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि विधानसभा नियमावली के नियम 280 की समीक्षा की जाएगी और उसमें संशोधन कर उसे लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया के अनुरूप बनाया जाएगा। ये बदलाव एनसीटी दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार किया जाएगा। इसके साथ ही विधान भाषा को सरल बनाने और लैंगिक निरपेक्ष शब्दों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि विधानसभा की कार्यप्रणाली अधिक समावेशी, स्पष्ट और समानता आधारित बन सके। विजेंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली विधानसभा को एक राष्ट्रीय स्तर की धरोहर और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां इतिहास, संस्कृति और नागरिक शिक्षा का अनूठा संगम होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यों के विषय में प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। साथ ही हम पुलिस कल्याण के लिए भी काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो एक रिन्यूड विगर के साथ जारी रहेगी। हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे और संगठित अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी लॉ एनफोर्समेंट की रणनीति के आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। और वहीं आतंकवाद से जुड़े एक मामले में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने ठाणे जिले में छापेमारी कर 12 लोगों को हिरासत में लिया है। छापेमारी में सिमी के कुछ पूर्व पदाधिकारियों और सदस्य के घर पर भी ये शामिल हैं। वहीं एटीएस के अधिकारियों ने प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व पदाधिकारियों और सदस्यों के करीब 2 दर्जन घरों और परिसरों की तलाशी ली। इन लोगों में साकिब नाचन, अब्दुल लतीफ कास्कर, कैफ नाचन और शाजिल नाचन शामिल हैं। सिमी के पूर्व सदस्य फराक जुबैर मुल्ला भी उन लोगों में शामिल थे जिनके घरों की तलाशी ली गई। उनका बड़ा भाई हसीब जुबैर मुल्ला 2002 और 2003 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में आरोपी था। तलाशी के दौरान 6 लोग अपने घरों पर नहीं मिले। बाद में एटीएस संदिग्धों को पुलिस स्टेशन ले गई, जहां आगे की पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। और सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 2007 बैच के वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अधिकारी वर्तमान में नई दिल्ली के सीआर बिल्डिंग में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात है। छापे में 3.5 किलो सोना, 2 किलो चांदी, करीब 1 करोड़ रुपए नकद और कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं।
कुल जब्त संपत्ति का अनुमानित कीमत 3.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। और वहीं ईडी दिल्ली के जोनल ऑफिस ने बीते 29 मई को पंजाब और सिंध बैंक के तत्कालीन अधिकारी वेदांशु शेखर मिश्रा, उनके सहयोगियों और गेमिंग प्लेटफॉर्म goa247.liv के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है और PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच के संबंध में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 7 स्थानों पर यह तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल साक्ष्य, ऑनलाइन गेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड आदि सामग्री के साथ 39 लाख रुपए की नगद राशि बरामद कर ली गई है और उसे जब्त भी कर लिया गया है। और इसके अलावा तलाशी के दौरान ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जा रहे 48 म्यूल खातों में कुल 1.5 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कर दिया है। म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिनका इस्तेमाल जालसाज अपराध से मिले पैसे को ठिकाने लगाने के लिए करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेशपुर के गुप्ता ढाबे के पास हुआ। ढाबे के पास ट्रक और अर्टिगा कार की आमने सामने से टक्कर में 3 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में रेफर किया गया है और वहां से लखनऊ भेज दिया गया। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। कहीं बाढ़, भूस्खलन तो कहीं जल भराव। भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात है। बड़ी संख्या में लोगों को बचाया भी गया है। सिक्किम के लाचुंग में 1678 पर्यटकों को बचाया गया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने कहर ढा रखा है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। वहीं असम में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम के दोसुंग क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग बेली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। उधर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारी 22 टीमें प्री पोजीशनिंग कर दी गई हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। और अभी पिछले 2-3 दिन में मैसिव इवैक्यूएशन वर्क हुआ है। असम में हमारी टीमें लगी हुई हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर कामरूप में, लखीमपुर में, कच्छा रीजन में इवैक्यूएशन किया गया है। तकरीबन 200 से 250 लोगों को वहाँ से निकाला गया है डिफ़िकल्ट प्लेसेस से। असम में 20 जिलों के 764 गांवों में बारिश और सैलाब से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हैं। 2 घंटे में 10 मीटर्स 5 मीटर्स इतना पानी बढ़ गया और सभी का एक ही लक्ष्य था कि प्राण बचाए। बाहर आने के लिए कुछ समझ नहीं बचा। मेरा जो प्लान है वो निकलने के लिए हम सरकार का मदद मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लखीमपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अमतला नगर गांव में सिगा मथौरी का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता की घोषणा की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सिगा मथौरी का जल्द ही पुनर्निर्माण किया जाएगा। ऑपरेशन जल राहत 2 के दूसरे दिन भारतीय सेना और असम राइफल्स ने इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गंभीर रूप से जलभराव वाले इलाकों से बच्चों और बुजुर्गों सहित 500 से अधिक लोगों को बचाया। असम और अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त अनुरोध के जवाब में भारतीय वायुसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन शुरू किया है। सिक्किम के जिला लाचेन में एक सैन्य शिविर भूस्खलन की चपेट में आ गया। सेना ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और 4 लोगों को बचा लिया, जबकि 3 बहादुर कर्मियों के पार्थिव शरीर भी बरामद किए। अन्य लापता कर्मियों का पता लगाया जा रहा है। इस बीच प्राकृतिक आपदा के कारण लाचुन में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। 1678 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है। And approximately the tourist count is 1600, including 750 male and 560 approx female, and children are 380. There are around 285 vehicles and 16 bikes.
and they were stranded since 30. मिजोरम में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित बचाया गया है। उधर कई नदियों के जलस्तर ने घरों और कृषि भूमि को जलमग्न कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए भारतीय सेना और एनडीआरएफ की तरफ से चलाए जा रहे मिशन की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र बल एनडीआरएफ और राज्य सरकार के बलों द्वारा पूर्वोत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन शुरू किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के हालात पर केंद्र की मोदी सरकार की पूरी नजर है। गृह मंत्री अमित शाह प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल से बात करने के साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिला चुके हैं और कहा है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार के निर्माण से संबंधित एक नई योजना के नियमों का निर्धारण किया है। इस नई योजना के तहत भारत में पूरे विश्व में ईवी पैसेंजर कार निर्माता कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे वो भारत में ईवी पैसेंजर कार का निर्माण कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के तहत पहले 3 साल में ईवी कार का निर्माण बाजार में आना आवश्यक है, जबकि 5 वर्षों में अपनी क्षमता का 50% ईवी कार उत्पादन करना भी महत्वपूर्ण होगा। इस मौके पर भारी उद्योग मंत्री SD कुमार स्वामी ने बताया कि इस फैसले से पूरे विश्व की तमाम बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे मर्सिडीज, वॉक्सवैगन सहित अन्य ईवी कार के निर्माण में आएंगी और इसमें आसानी भी नजर आएगी। India is a global hub for electric vehicles. It creates jobs and boosts local manufacturing. To attract big international car brands, India is offering low import tax, that is 15%, on electric cars worth at least $35,000. This benefit is available up to 8,000 cars per year for 5 years, but only if the company agrees to invest and manufacture electric vehicles in India. और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पश्चिमी राजस्थान के बख्तिरबा DSF 3 ब्लॉक से गैस उत्पादन शुरू कर दिया है और उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट से साझा की, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि पश्चिमी राजस्थान के विशाल रेगिस्तान परिदृश्यों के बीच ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत की ऊर्जा कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस योजना से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के बखरी तिबा में वहां के ब्लॉक से 100 MSCMD गैस का उत्पादन बढ़ाया गया है और इस उपलब्धि के लिए मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की टीम के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं, जो स्थिर ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हर दिन चरम स्थितियों का सामना करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों से यहां रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश के सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। खुली जीप में सवार JP नड्डा के साथ काफी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान लोगों ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को बिहार के चंपारण पहुंचे। चंपारण में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत के विकास में किसानों के योगदान की सराहना की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार के किसान कृषि के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मिर्ची, धान और लीची का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों फसलें किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्थानीय फसलों की चुनौतियों की पहचान कर उसके समाधान निकालने के निर्देश भी दिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार किसान हित में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। ये कृषि विभाग का मंत्र है
और इसलिए हम निकले हैं। पूरे देश में 16,000 वैज्ञानिक अब निकले हैं जो किसान के बीच में जा रहे हैं। वैज्ञानिक, किसान, कृषि विभाग राज्य सरकार का, कृषि विभाग केंद्र सरकार का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए वैज्ञानिक और किसान मिलकर बैठ के जगह जगह बात कर रहे हैं। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, ये हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान है। मैं बिहार आया हूँ बिहार के किसानों की सेवा के लिए। यहाँ भी और उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बाटला हाउस में डिमोलिशन कार्रवाई मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को उचित अथॉरिटी के पास जाने को कहा है। साथ ही इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। दरअसल बाटला हाउस के 40 निवासियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 27 मई को मिले नोटिस में उन्हें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें बिना कोई सुनवाई का मौका दिए हुए 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ओखला में डेमोलिशन की कार्रवाई का आदेश दिया था और इसके चलते अब उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। और उधर संभल के आलमसराय गांव में एक बंजर जमीन को कब्रिस्तान के रूप में कब्जा कर लिया गया था। कब्रिस्तान के रूप में कब्जाई गई इस जमीन को तहसील प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा दिया। संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया है कि तहसील क्षेत्र के आलमसराय गांव में बंजर जमीन पर कब्रिस्तान के रूप में कब्जा कर लिया गया था, जिसकी शिकायत एसडीएम से की गई और इस जमीन की दोबारा बंजर भूमि की एंट्री कराई गई और उक्त जमीन का ग्राम समाज को कब्जा दिलाया गया। वहीं जमीन लगभग 65 एकड़ की है और इसकी रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी जाएगी। उक्त जमीन पर लगभग 10 से 15 साल से कब्जा था। ये ग्राम आलमसराय में बंजर की लैंड थी, जिस पर की कब्रिस्तान के रूप में कब्जा कर लिया गया था और इस पर शिकायत हुई, जिस एसडीएम महोदया के समक्ष दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद यह पाया गया कि यह भूमि वास्तव में बंजर की है, जिस पर अवैधानिक रूप से कब्रिस्तान बना करके कब्जा कर लिया गया था। उस एंट्री को बंजर में दर्ज किया गया और उसके अनुरूप आज यहाँ पर बंजर भूमि पर कब्जा प्राप्त, ग्राम समाज की ओर से कब्जा प्राप्त किया गया है। और वहीं देश से नक्सलवाद को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता के बीच छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खात्मे पर एक और बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के पीएलजीए बटालियन के 2 हार्डकोर नक्सली समेत 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इन नक्सलियों में से एक महिला और पुरुष पर 8-8 लाख का इनामी राशि भी घोषित थी। वहीं 6 नक्सलियों पर 25 लाख का इनामी राशि घोषित थी। सरकार की आत्मसमर्पण नीति और नियत नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी नक्सली जिले की कई घटनाओं में शामिल रहे। नक्सलियों ने एसपी किरण चौहान, एएसपी उमेश गुप्ता और सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन अभियान में जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर आज 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 16 नक्सलियों के 25 लाख का इनाम शासन द्वारा घोषित है। इसमें बटालियन और अन्य डिवीजन जैसे उड़ीसा के जो कुछ नक्सली है वो भी सरेंडर किए हैं। इस 16 नक्सलियों में से 9 नक्सली केरलापेंदा गांव के सदस्य हैं। शासन की जो आत्मसमर्पित नीति है उसमें इलवत पंचायत योजना के तहत केरलापेंदा गांव के 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के पश्चात केरलापेंदा गांव जो है वो पूर्णतः नक्सल सदस्य मुक्त हो गया है और उसके बाद इस गांव को जो शासन की तरफ से 1 करोड़ रुपए का जो विकासात्मक काम के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से आह्वान करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द नक्सल सरेंडर करें। और वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने देशवासियों से अपील की है। चंपत राय ने कहा है कि 3, 4 व 5 जून को किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का शब्द सुनकर अयोध्या न आए। साथ ही ये भी बताया गया है कि लोग अयोध्या आए जिन्हें रामलला के दर्शन करने हैं, क्योंकि अभी मौसम भी अनुकूल नहीं है। श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा और साथ ही साथ शेषावतार
8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून, 5 जून को पूजन प्रारंभ होगा। और वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए सशस्त्र बलों के दिग्गजों द्वारा विशेष पहल की गई है, जिसमें सेना कमांडर सेंट्रल कमांड ने गंगा के पुनरुद्धार के लिए अतुल्य गंगा ट्रस्ट द्वारा प्लास्टिक उन्मूलन कार सेवा को हरी झंडी दिखाई है। अतुल्य गंगा ट्रस्ट साल 2019 से गंगा नदी के सतत पुनरुद्धार के लिए समर्पित है और इस ट्रस्ट के द्वारा प्लास्टिक उन्मूलन कार सेवा शुरू की जा रही है, जिसका प्रमुख मिशन वन रोपण, माइक्रो प्लास्टिक की उपस्थिति को मापने सहित प्रदूषण मानचित्रण और नदी के पुनरुद्धार के लिए जन जागरूकता को बढ़ाना है। और इस पहल को उत्तराखंड राज्य प्रशासन, सीमा सड़क संगठन और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। इसके साथ ही बिस्लेरी द्वारा इसे कॉरपोरेट सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। भारत से वियतनाम ले जाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को अब तक 14 मिलियन लोगों ने उनके दर्शन किए हैं और इस बात की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का उत्सव मनाया गया। 14 मिलियन श्रद्धालुओं ने बौद्ध पवित्र अवशेषों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और प्रार्थना भी की। भारत से यात्रा करके आए इन अवशेषों की प्रदर्शनी सदियों से हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति है। एडीआईपी मूल्यांकन शिविर के समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा सरकार ने दिव्यांग विभाग शुरू किया है और इस कदम से राज्य में मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग साथियों को काफी मदद मिलेगी। दिव्यांग मंत्री सुभाष फलदेसाई ने बेहतरीन काम किया है और जिसके लिए मैं विभाग और मंत्री को धन्यवाद देता हूं। ये दिव्यांग डिपार्टमेंट हमने स्टार्ट किया। मैं मेरे दिव्यांग मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसाई जो पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। गोवा के ऑल 12 तालुकास में द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए या मेंटल डिसेबिलिटी हो या फिजिकल डिसेबिलिटी हो, इनके लिए कैंप लगाए। LMK के साथ कैंप लगा के उनको UDID कार्ड इशू किया। इनके लिए जो जो इक्विपमेंट की ज़रूरत थी वो इक्विपमेंट उन लोगों के पास पहुंचाने की ज़रूरत पूरी की। और मैं तो डिपार्टमेंट और मिनिस्टर दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। 54,378 अभ्यर्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई की है और इनमें 9,404 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। IIT दिल्ली जोन के रजित गुप्ता ने 360 में से 332 अंक के साथ जेईई एडवांस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIT खड़गपुर जोन की देवदत्ता माझी 360 में से 312 अंक के साथ महिलाओं में शीर्ष स्थान उन्होंने हासिल किया है। देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा आयोजित होती है और इस साल जेईई एडवांस परीक्षा में 1,80,422 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 18 मई 2025 को देश के 230 शहरों के 712 परीक्षा केंद्रों पर जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन हुआ था। IIT कानपुर ने इस साल जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन किया था। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2025 में कोटा निवासी रजता गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। टॉपर रजित गुप्ता ने बताया कि पूरे मन से पढ़ाई करने और लगन से ही सफलता मिली है। उनकी लगन ही उनकी सफलता की कुंजी बना। वो एक डेडिकेशन ही होता है आपके अंदर की, हाँ मुझे कुछ करना है। रैंक कोई भी सोच के नहीं आता है कि मुझे मेरा काम करना है। आज मेरा काम ये है कि मेरे को इतना होमवर्क करना है, इतना मेरे को रिवाइज करना है, ये गोल था और ये हमने पूरे सिंसियरिटी से करने की कोशिश की। सबने ही यही किया है और यही हमारा गोल होना चाहिए। नॉर्वे चेस के छठे दौर में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे के दिग्गज और पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया और ये गुकेश की कार्लसन के खिलाफ पहली ओवर द बोर्ड क्लासिकल जीत है। इस हार के बाद कार्लसन तिलमिला उठे और चेस बोर्ड पर प्रहार करते हुए नजर आए। वहीं इसके उलट गुकेश बेहद शांत और संयमित दिखाई दिए। डी गुकेश के लिए ये कमबैक जीत रही। वहीं प्रतियोगिता के पहले दौर में काले मोहरों से खेलते हुए गुकेश को कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश द्वारा नॉर्वे चेस 2025 में पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को शिकस्त देने पर पीएम मोदी ने डी गुकेश को जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, गुकेश की असाधारण उपलब्धि, दिग्गज खिलाड़ी को हराने पर उन्हें बधाई। नॉर्वे शतरंज 2025 के राउंड 6 में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ उनकी पहली जीत उनकी प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है। आगे की यात्रा में उन्हें निरंतर सफलता की कामना करता हूं। और गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्वे शतरंज 2025 में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन की जीत हासिल करने पर डी गुकेश को बधाई दी है। और गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डी गुकेश के रूप में हमारे गौरव को एक और नाम मिला है। नॉर्वे शतरंज 2025 में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन पर जीत हासिल करके इतिहास रचने के लिए आपको हार्दिक बधाई। आपने जो हासिल किया है वो प्रतिभा का एक शानदार प्रदर्शन है, साथ ही बड़ी चुनौतियों का सामना करने की दृढ़ता भी है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले अपने दल पर भारत को गर्व है। पूरे टूर्नामेंट में हर एथलीट की मेहनत और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। एथलीटों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। लेजेंड GT10 क्रिकेट लीग के साथ ही देश की पहली टेनिस बॉल क्रिकेट लीग की शुरुआत होने जा रही है। लीग में 6 टीमें 10 दिन के अंदर 25 मैच खेलेंगी। हर टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी खेलेंगे और इस लीग में विदेशी खिलाड़ियों में हर्षल गिब्बज, तिलकरतने, दिलशान, एरोन फिंच, मार्टिन गप्टिल, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ लोकल खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। लोकल खिलाड़ियों का चयन एक प्रक्रिया के तहत होगा और साथ ही उनका बेस प्राइस ABC श्रेणी में होगा। ए श्रेणी के खिलाड़ी का बेस प्राइस 3 लाख रुपए होगा, बी कैटेगरी का 2 लाख और सी कैटेगरी का 1 लाख होगा, जो 3 गुना ज्यादा पर खरीदे जाएंगे। और इस लीग का मकसद गली के खिलाड़ियों को सड़क से टीवी पर लाना है ताकि दूसरे खिलाड़ी भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। टूर्नामेंट के विजेता को 1 करोड़ और उप विजेता को 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। It's a huge opportunity for these youngsters to sponge off us former players. We obviously have a lot of experience playing in these leagues. You know, obviously not in the league, just only in leagues, but international cricket as we all did at one stage. I think for them it's obviously a stepping stone, maybe to higher honours. You know, bigger and better things. But as youngsters, you know, we all go back, and you know, there was opportunity that we all wanted, and I think for the kids to play alongside us, I think it'll be a huge opportunity for them. विनिंग टीम का प्राइस तो अभी हमने 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है। रनर अप टीम का प्राइस हमने 50 लाख रखा हुआ है। ए कैटेगरी के खिलाड़ी की बेस वैल्यू 3 लाख है, बी कैटेगरी खिलाड़ी की बेस वैल्यू 2 लाख है, सी कैटेगरी खिलाड़ी की बेस वैल्यू 1 लाख है। ये अप टू 3 टाइम्स जाएंगे और इनको देखकर और भी लोग इवॉल्व होंगे। मतलब कई तो ऐसे हैं जो अपने सपनों को अपने ही मन के पिंजरे में बंद करके रख देते हैं, तो उनके पिंजरे को खोलने का काम कर रही थी लेजेंड्स T10, और वो भी प्रोफेशनल स्टेज देकर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। योग स्वास्थ्य को लिए कितना उपयोगी है, आइए देखते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं जिनसे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आज आपको 2 तो ऐसे सरल से अभ्यास हम बताएंगे जिसको करते तुरंत आपके शरीर में लेजीनेस, लेथार्जिकनेस दूर हो जाएगी। सबसे पहला अभ्यास है भारत योग का अट्टाहास। अट्टाहास यानी लाफ्टर। लेकिन कैसा लाफ्टर? ये लाफ्टर आप ये मन में ध्यान रखते हुए करें कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, और ये भी ध्यान रखते हुए करें कि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। तो आप दोनों हाथों को खोल लीजिए, उंगलियों को चारों दिशाओं में खोल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ेंगे, सीने को ढीला छोड़ेंगे। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। 1 2
और फिर हाथों को वापस लाकर आंखें बंद कर लीजिए, इस हास को अपने ऊपर बरसने दीजिए। थोड़ी देर आंख बंद करके रखेंगे, फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। अगर आप दिन में 5 बार ये अभ्यास करते हैं जो हमने आपको अभी अभी बताया, तो आपको कभी आलस से नहीं हो सकता और 80% डिजीजेस आपके दूर हो जाएंगे। कितना लाभकारी है। दूसरा काम आपको ये करना है, शिशु गति। शिशु यानी बच्चा। बच्चे को आप कभी आलस में नहीं देखोगे, बच्चे को आप कभी बिस्तर पे पड़े हुए लेजी लथार्जी नहीं देखोगे। वो हमेशा एक्टिव रहेगा, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। बस ऐसे ही हमको बालक हो जाना है। शिशु गति हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर डालती है। शिशु गति हमारे स्पाइनल रिलैक्सेशन को करती है। शिशु गति ब्लड के सर्कुलेशन को खोपड़ी की तरफ लेकर के आती है और शिशु गति इंस्टेंटली हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है। क्या करना है, मैट पर भी कर सकते हैं, मैट का मुंह छोड़कर आप पूरे एरिया में भी घूम सकते हैं। इस तरह से हमें घुटने के बल हथेलियों को के द्वारा थोड़ी देर तक वॉक करना है, यानी शिशु की तरह गति करनी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके साथ साथ किलकारी भी भरनी है। कैसे? जब आप ऐसा कर लें थोड़ी देर, फिर वज्रासन में बैठ जाइए। आप देखेंगे इंस्टेंटली ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ आ गया। आप देखेंगे इंस्टेंटली चेहरा दमकने लगा, गुलाबी हो गया है। आप देखेंगे आपकी खोपड़ी से सारा आलस से दूर हो गया है। आपका मानसिक तनाव, आपका शारीरिक तनाव दूर हो चुका है। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पानी खूब पीते रहिए। ये बार बार हम कहते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग पता है पर भूल जाते हैं। और अंतिम काम, गर्मी है या सर्दी है, 20 मिनट सनलाइट में जरूर बैठिए। गर्मियों में प्रातःकाल की सनलाइट ले लीजिए, सर्दियों में दिन की ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी, आलस से दूर होगा। और आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत वैश्विक विमानन क्षेत्र का उभरता हुआ लीडर। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक में पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इन इंडिया भी करें। राष्ट्रपति भवन में पराग्वे के राष्ट्रपति का स्वागत। पीएम मोदी ने भी की मुलाकात। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं दोनों देश। प्रधानमंत्री ने पराग्वे को बताया दक्षिण अमेरिका में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को कर रहे हैं उजागर। बिहार की राजनीति में जयचंद का मुद्दा गरमाया। भाजपा जेडीयू ने आरजेडी पर कसा तंज। कहा, जयप्रकाश नारायण जी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाले बिहार के जयचंद के बारे में सबको है पता। और पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी। 16,000 से अधिक लोगों को बचाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।